हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक खबर आई थी कल, और इस खबर को समझने के लिए हमें इसके बैकग्राउंड में बहुत सारे आर्टिकल्स को देखना पड़ेगा। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उसको देखना पड़ेगा, और फिर अभी क्या पॉइंट्स आए हैं। 14 पॉइंट्स जो हैं, सवाल हैं जो प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 के तहत ओपिनियन मांगा है सुप्रीम कोर्ट से। 143 क्या है, आर्टिकल 200 और 201 में क्या पावर और डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए, ये सारी चीज़ें हमें समझने पर एक पूरी कहानी समझ में आएगी। तो कहानी की शुरुआत दरअसल ऐसे हुई है। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। उसका बैकग्राउंड क्या है? उसका बैकग्राउंड है तमिलनाडु से जुड़ा हुआ मामला है। तमिलनाडु में विधानसभा ने जो बिल पास करके भेजा गवर्नर के पास, वो कई सालों से पेंडिंग्स थे, और ऐसे 10 बिल्स जिसमें तमिलनाडु के गवर्नर ने उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, वो रिकंसिडरेशन करके फिर से पास होकर विधानसभा से आया। उसके बाद तमिलनाडु के गवर्नर ने उसे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर दिया। तब जाकर तमिलनाडु सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट 2023 में, और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि भैया देखिए राज्यपाल ये क्या कर रहे हैं, क्या राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति है ये सब करने की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू की, और 8 अप्रैल को एक ऐतिहासिक जजमेंट आया। लेकिन ध्यान रखिए, 2 जजों की बेंच से जजमेंट आया, और 2 जजों की बेंच पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये भी उन 14 सवालों में से एक सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट 2 जजों की बेंच से ऐसा फैसला सुनाने के लिए परमिसिबल है संविधान के अनुसार। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 8 अप्रैल को एक ऐतिहासिक जजमेंट आया, जजमेंट में क्या कहा गया उस कहानी को समझना है। किन किन आर्टिकल्स का इसमें यूज हुआ है उस कहानी को समझना है, कि उन आर्टिकल्स को समझना है, और फिर ये जो 14 पॉइंट्स पूछे गए हैं आर्टिकल 143 के तहत, उन चीज़ों को समझना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, ध्यान से देखिएगा तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। और अभी तक जो आपने पॉलिटी पढ़ी है उसमें बहुत बड़ा फेरबदल भी हो जाएगा। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या रुख लेता है, तो नज़र भी बनाए रखना होगा इस पूरे खबर पर। तो 8 अप्रैल को जो जजमेंट आया है, बेसिकली जब कोई विधानसभा कोई बिल पास करती है और भेजती है गवर्नर के पास, तो गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स होते हैं आर्टिकल 200 के तहत। गवर्नर के पास पावर होता है कि या तो उस पर अनुमति दे दे, या अनुमति रोक ले, या उस बिल को राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर ले, या उसको हाउस को रिकंसिडर करने के लिए वापस कर दे। ये 4 उसके पास मौके, 4 तरह के ऑप्शंस हैं उसके पास। जब वो एसेंट दे देता है तो ऑब्वियसली वो कानून बन जाता है। एसेंट रोक लेता है तो कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया है संविधान में, आर्टिकल 200 में भी नहीं दिया गया है, आर्टिकल 201 में भी नहीं दिया गया है। हम देखेंगे 200 और 201 में क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके जानने लायक, वो देखेंगे। लेकिन अभी इस कहानी को समझ लीजिए। कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया है कि गवर्नर कितने दिन में एसेंट देगा, अपनी अनुमति देगा। अगर वो एसेंट रोकता है, विथहोल्ड करता है, तो कितने दिन का टाइम लिमिट है, या वो प्रेसिडेंट के लिए अगर रिजर्व करता है कंसिडरेशन के लिए तो कितने दिन का टाइम लिमिट है, या आर्टिकल 201 के तहत प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाने पर रिकंसिडरेशन के लिए क्या प्रेसिडेंट पर भी कोई बाध्यता है कि इतने दिन में इसको पास करना है, एसेंट देना है, अनुमति देनी है। कोई टाइमलाइन 200 और 201 में नहीं है। तो 8 अप्रैल का जजमेंट दरअसल इन टाइमलाइंस को फिक्स करता है, और 8 अप्रैल के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने यह कहा कि कोई बिल आपके पास जब गया पास होकर, तो भाई जनता के चुने हुए लोगों ने, विधायिका ने आपके पास बिल भेजा पास करके, और आपने उसको विथहोल्ड कर लिया अगर, तो 200 और 201 में भले ही टाइमलाइन नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं कि इसका सेंस ये निकले कि आप इसको कभी भी रोक लें या इसका मिसयूज करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइमलाइंस फिक्स कर दिए, और वो टाइमलाइंस क्या थे कि जब गवर्नर के पास बिल जाएगा तो 3 महीने के भीतर, अगर उसको अनुमति देनी है 3 महीने के भीतर देगा। अगर उसको रिजर्व करना है कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के लिए, तो फिर 3 महीने का वक्त है उसके लिए भी। और अगर रिकंसिडरेशन के लिए उसने भेज दिया और रिकंसिडरेशन के बाद आया बिल वापस, तो 1 महीने के भीतर उस पर अनुमति देनी होगी। और जब दोबारा भेज दिया, विधानसभा ने पास करके अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट बिल को वापस भेज दिया है राज्यपाल के पास,
तो अब राज्यपाल के पास यह पावर नहीं है कि अब इसको कंसिडरेशन के लिए डाल दे राष्ट्रपति के लिए, यहां तो अब एसेंट देना ही देना होगा। तो सीधे सीधे अगर सरल शब्दों में कहें तो कोई पॉकेट वीटो नहीं है गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास, या एब्सोल्यूट वीटो नहीं है, उसको हमेशा के लिए विथहोल्ड नहीं किया जा सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए भेजना ही पड़ेगा उसको। तो एब्सोल्यूट वीटो भी नहीं है और पॉकेट वीटो भी नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि टाइम फ्रेम दिया नहीं है इसलिए आप उसको अपने पॉकेट में रख लें। तमिलनाडु वाले केस में 2020 का भी बिल पेंडिंग था। तो यह कहानी हुई थी 8 अप्रैल के जजमेंट में। उसी के डेवलपमेंट में आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट के पास एक पावर है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता बोलते हैं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। उसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांग सकता है जब कोई महत्वपूर्ण विधि का प्रश्न हो या तथ्य का प्रश्न हो, तो फिर राष्ट्रपति ओपिनियन सीक करता है। तो 143 इन्वोक किया गया है इस केस में और 14 ऐसे सवाल, महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं जो बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। आज तक शायद इस तरह से सवाल नहीं पूछे गए थे। इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है वो बहुत देखने वाली बात होगी और आपकी पॉलिटी की पूरी समझ को ये चेंज कर देगा। तो आइए इस पूरी स्टोरी को समझते हैं। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगा वो भी समझ लीजिए, कौन कौन से आर्टिकल्स हम देख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि 8 अप्रैल को वर्डिक्ट क्या आया, निर्णय क्या आया, और उसके बाद देखेंगे कि ये 14 पॉइंट्स क्या क्या हैं जो पूछे गए हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, पॉइंट ऑफ डिस्कशन में क्या क्या चीजें आएंगी। देखिए आर्टिकल 143 आपको समझना होगा। आर्टिकल 143 में क्या है, पहली बात तो आर्टिकल 143 में क्या है अंदर, यही सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता क्या कहती है। आर्टिकल 200 और 201 के प्रोविजंस क्या हैं। आर्टिकल 361 राज्यपाल को और राष्ट्रपति को किस प्रकार की इम्यूनिटीज देता है, उन्मुक्तियां देता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तमिलनाडु गवर्नर इशू पर क्या था और 14 क्वेश्चंस जिस पर प्रेसिडेंट ने इन्वोक किया है आर्टिकल 143। यहां ध्यान रखिएगा जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, रेलेवेंट पार्ट को पढ़ेंगे जो अभी के लिए रेलेवेंस रखता है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 21 मई से बैच की शुरुआत हो रही है सुबह में 8 बजे। अगर आप एडमिशन लेना चाहें अमृत लाइव कोड का यूज करिएगा। प्राइस स्टार्ट हो रहा है 31,999 में। सारी सुविधाएं आपको बैचेस में मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस, मेंटोरशिप, प्रीलिम्स मेंस के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम, प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस वापसी, मासिक टॉप परफॉर्मर के लिए 11,000 रुपये का इनाम भी है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है, सब कुछ है इस कोर्स में। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक है कोर्स का दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, उस पेज पर चल जाएंगे, व्यू पीडीएफ कीजिए, वहाँ पीडीएफ पढ़िए, बैच के बारे में पूरी जानकारी लीजिए और एडमिशन लेने के लिए अमृत लाइव कोड का यूज़ करके एडमिशन ले सकते हैं। अगर दिक्कत आ रही है सबसे अच्छा ऑप्शन है amrit@studiiq.com पर, स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा, मेल कर दीजिए अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लीजिएगी amrit@studiiq.com। चलिए सबसे पहले आर्टिकल 143 जिसके तहत प्रेसिडेंट ने 14 सवाल भेजे हैं, ओपिनियन सीक किया है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या क्या है। देखिए आर्टिकल 143 कहता है कि किसी भी समय जब प्रेसिडेंट को ये लगे कि कोई विधि या तथ्य का ऐसा प्रश्न आ गया है या आने की संभावना है, उठने की संभावना है, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस रखता है या जिसका ऐसा नेचर है कि जरूरी हो गया है सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लेना, तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। प्रेसिडेंट में, जरूरी नहीं है कि हर बार करे, लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा कर सकता है कि वो आर्टिकल 143 का प्रयोग करे और आर्टिकल 143 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट से उसका ओपिनियन मांग ले। ही मे रेफर द क्वेश्चन, ठीक है, और कोर्ट में गिव देयर ओपिनियन। मतलब ध्यान से समझिए, आर्टिकल 143 के तहत जब प्रेसिडेंट ने राय मांगी सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बाध्य नहीं है। कब? दो तरह के केसेस हैं। अगर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, यानी संविधान के बाद का कोई इशू है, तो बाध्य नहीं है। लेकिन संविधान के पूर्व का कोई इशू है,
तो बाध्यता है वहां सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन देना पड़ेगा, वहां बाध्यता है। लेकिन अभी बात किसकी हो रही है? संविधान बात की, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बात हो रही है। यहां कोई बाध्यता नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता नहीं है तो क्या प्रेसिडेंट की बाध्यता है? नहीं, प्रेसिडेंट की भी बाध्यता नहीं है। प्रेसिडेंट भी बाध्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन को मानने के लिए। तो दोनों ही केस में बस एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि हम आर्टिकल 143 पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। 143 का 1 जो कहता है वो यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन के लिए प्रेसिडेंट भेज सकता है। बाध्यता कहां नहीं है? संविधान पश्चात वाले में बाध्यता नहीं है, संविधान के पहले वाले में बाध्यता है। और प्रेसिडेंट भी मानने को बाध्य नहीं है, दोनों ओर से ओपन एंडेड है। तो यह भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट राय देता है कि नहीं। जैसे जब बाबरी मस्जिद वाला मामला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ने पूछा, उस समय शंकर दयाल शर्मा हुआ करते थे प्रेसिडेंट ने पूछा कि क्या बाबरी ढांचे के नीचे कोई मंदिर हुआ करता था क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या बात कर रहे हैं, अब ये हम कहां से बताएंगे, ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में है, हम ये कैसे बताएंगे कि उसमें मंदिर हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था? तो ओपिनियन को रिजेक्ट कर दिया। और ऐसे बहुत बार 16-17 बार ओपिनियन मांगा गया है। पहला जो ओपिनियन मांगा गया था 1951 में दिल्ली लॉ एक्ट को लेकर, ठीक है। 2G स्पेक्ट्रम वाले में भी मांगा गया था ओपिनियन 143 के तहत। लेकिन बाध्यता दोनों की नहीं है। तो एक तो हो गया आर्टिकल 143। दूसरा आर्टिकल 200 क्या कहता है? जब कोई बिल, विधेयक पास हुआ राज्य की विधानसभा से, विधानमंडल से, और पास होकर गया गवर्नर के पास, तो आर्टिकल 200 बताता है कि गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास क्या क्या ऑप्शंस है। और वो ऑप्शंस है 4, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने काट के कर दिया है 3। वो ऑप्शंस क्या क्या है? पहला तो भाई उस बिल पर अनुमति दे दे तो कानून बन जाए। दूसरा, विथहोल्ड कर ले, रोक ले अनुमति। तीसरा, वो रिजर्व कर दे बिल को, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, कंसिडरेशन के लिए। 3 ऑप्शन तो ये हो गए। और चौथी बात कि अगर वो मनी बिल नहीं है, धन विधेयक को तो पुनर्विचार के लिए लौटा ही नहीं सकते, अगर वो मनी बिल नहीं है तो रिटर्न कर दे हाउस को रिकंसिडरेशन करने के लिए बिल पर। लेकिन अगर हाउस ने रिकंसिडरेशन किया और दोबारा पास करके भेज दिया तो क्या होगा? दोबारा पास करके संशोधन के साथ भेजा या फिर बिना संशोधन के भेजा, तो फिर राज्यपाल उस पर अनुमति देगा, ठीक है। यह प्रोविजन है आर्टिकल 200 में। 8 अप्रैल के डिसीजन में क्या हुआ ये हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ आर्टिकल 200 में क्या क्या बातें हैं ये देख लीजिए। आर्टिकल 201 क्या कहता है? भाई जब कंसिडरेशन के लिए कर दिया कि भाई राष्ट्रपति के पास कंसिडरेशन के लिए हमने रिजर्व कर लिया है इसको, अब राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शन है? जब बिल रिजर्व हो गया राष्ट्रपति के पास कंसिडरेशन के लिए, तो प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है वो डिक्लेयर करेगा, या तो उस पर एसेंट अनुमति दे देगा, या विथहोल्ड कर लेगा, रोक लेगा अनुमति को, या फिर गवर्नर से कहेगा कि बिल को पुनर्विचार के लिए हाउस को वापस भेज दो। और जब बिल को वापस भिजवाएगा वो गवर्नर से, और फिर बिल दोबारा पास होकर आएगा, तो अब गवर्नर का रोल खत्म हो गया, अब आएगा सीधे प्रेसिडेंट के पास। बट संविधान साइलेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है कि अब प्रेसिडेंट उस पर क्या करेगा। यहां प्रेसिडेंट के पास असीमित आजादी है, क्योंकि संविधान 201 में कुछ कहता ही नहीं। देखिए क्या भाषा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द बिल्स इज नॉट अ मनी बिल द प्रेसिडेंट मे डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू द हाउस। अगर वो मनी बिल नहीं है तो क्या करेगा प्रेसिडेंट? कि भिजवाना होगा अगर, तो वापस हाउस को भिजवा देगा कि रिकंसिडर कर लो। और जब हाउस रिकंसिडर कर ले, विथ और विदाउट अमेंडमेंट वो भेज दे अगेन पास करके, दोबारा पास करके, तो क्या कह रहा है? बाय द हाउस और हाउसेज विथ और विदाउट अमेंडमेंट इट शैल बी प्रेजेंटेड अगेन टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसिडरेशन। यानी यहां नहीं बताया गया है कि प्रेसिडेंट एसेंट देगा, नहीं देगा, क्या करेगा, कितने दिन में करेगा। तो 200 और 201 दोनों में ही कोई टाइमलाइन नहीं बताया गया है।
तो ये हो गया आर्टिकल 200 और 201। अब जो मैं कह रहा हूं, 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की है और आज जो 14 सवाल भेजे गए हैं उसमें यह भी सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ऑथराइज है इस तरह के डिसीजन लेने के लिए। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आर्टिकल 145(3) में बताया गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ जजेस क्या होगा। अगर आर्टिकल 143 के तहत ओपिनियन सीक करता है प्रेसिडेंट, तो वो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस 5 होगा। 5 से ऊपर हो सकता है, लेकिन कम से कम जजेस की संख्या 5 तो होगी। तो कोई विधि का प्रश्न है, महत्वपूर्ण सवाल है विधि से रिलेटेड, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के निर्वचन से संबंधित है, या फिर आर्टिकल 143 के तहत का मामला है, इसमें कम से कम 5 जजेस की बेंच बैठेगी और वो डिसीजन लेगी। बात स्पष्ट है, इसीलिए इसका जिक्र आया है। अब आ जाइए आगे, आर्टिकल 361 क्या इम्यूनिटी देता है? 361 बाकी भी इम्यूनिटी देता है, हम अभी वो नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे क्रिमिनल केसेस नहीं चलाए जा सकते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट उनके ऑफिस में रहते हुए, अगर चल भी रहा है और प्रेसिडेंट गवर्नर बन गया तो हटा देना पड़ेगा, बंद कर देना पड़ेगा। सिविल के लिए कुछ और क्लॉज है, इसके लिए आप मेरे पॉलिटी की क्लासेस देख सकते हैं। लेकिन यहां रेलेवेंट क्लॉज क्या है? रेलेवेंट क्लॉज आर्टिकल 361 का है कि द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, यहां दोनों की अगर बात करें, शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट। अपने पद का, दायित्व का निर्वहन करते हुए जो भी फैसला राष्ट्रपति और राज्यपाल लेते हैं, उसके लिए वो किसी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है, जवाबदेह नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो यही 361 का क्लॉज कहता है कि भाई पावर्स और ड्यूटीज अपने निर्वहन करते हुए, या कोई भी जो कृत्य किया है उसने अपना काम करते हुए, उसके लिए कोई आंसरेबल नहीं है कोर्ट में। वो अपने पद का, दायित्व का निर्वहन करते हुए जो भी फैसला लेता है उसके लिए वो आंसरेबल नहीं है। ये भी सवाल उठा है। तो इस तरह से ये सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए, आर्टिकल जो डिस्प्यूट हुआ था 8 अप्रैल के वर्डिक्ट से, जो डिस्प्यूट हुआ था उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, कहानी तो आपको पता ही है कि तमिलनाडु के गवर्नर ने विथहोल्ड कर लिया था, रोक लिया था करीब 10 बिल को। पिछले 5 साल से बिल्स रुके हुए हैं। 23 में चली गई तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये पावर आपके पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विथहोल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि बिल खत्म हो गया, मर गया। इस बिल को आपको रिकंसिडरेशन के लिए लौटाना होगा। किसके पास? विधानमंडल के पास, लेजिस्लेचर के पास। विथहोल्ड करके आप उसको मार नहीं सकते, बिल मरा नहीं है। अगर आपने विथहोल्ड किया है तो इसका मतलब है कि आपको रिकंसिडरेशन के लिए लौटाना है, पहली बात। दूसरी बात, बिल कैन बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट ओनली एट द फर्स्ट इंस्टेंस। जिसका मतलब क्या हुआ कि भाई गवर्नर के पास ये ऑप्शन है ना कि विथहोल्ड कर लिया, रिकंसिडरेशन के लिए विधानसभा को भेज दिया, विधानमंडल को भेज दिया। इसी फर्स्ट इंस्टेंस में ही आपको तय करना है कि आपको विधानमंडल को वापस भेजना है या राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करना है। यह नहीं होगा कि आप विधानमंडल को वापस कर रहे हैं, विधानमंडल पास करके दोबारा आपके पास भेज रहा है और अब आपने राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर लिया, जो कि तमिलनाडु के केस में हुआ था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट को अगर रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए तो फर्स्ट इंस्टेंस में कीजिए, दोबारा वाले में नहीं। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है राज्यपाल के लिए एब्सोल्यूट वीटो या फिर पॉकेट वीटो का। ना आपको उसको विथहोल्ड करके पॉकेट में रख सकते हैं कि क्योंकि आपके पास टाइम फ्रेम दिया नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, और एब्सोल्यूट वीटो भी नहीं है आपके पास। तो ये एक बात क्लियर कर दिया। दूसरा, गवर्नर के लिए बिल को रिजर्व करना प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए सेकेंड राउंड में पॉसिबल नहीं है। वही जो हमने अभी ऊपर बात की, सेकेंड राउंड इन द सेंस कि भाई विधानसभा ने जब दोबारा भेजा तब आपके लिए ओपन नहीं है ये ऑप्शन कि आप अभी भी भेज सकते हैं प्रेसिडेंट को। ये वाला ऑप्शन ही खत्म है।
गवर्नर शैल मेक सच रिजर्वेशन विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 months। अगर ऐसा रिजर्वेशन आप करते हैं, ऐसा कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट को भेजने के लिए रिजर्व करते हैं, 3 ही महीने का वक्त है। 3 महीना के भीतर अगर कंसिडरेशन के लिए आपने रिजर्व करना है, 3 महीने के भीतर आपको करना है। ये टाइमलाइन फिक्स कर दिया। प्रेजेंटेशन ऑफ अ बिल आफ्टर रिकंसिडरेशन, गवर्नर मस्ट ग्रांट एसेंट मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 month। मतलब क्या हुआ कि जब विधानसभा से पास करके दोबारा आया आपके पास, तो एक तो आप प्रेसिडेंट के लिए अब रिजर्व नहीं कर सकते, दूसरा अब आपको एसेंट देना होगा, अनुमति देनी होगी, और उसके लिए मैक्सिमम टाइम कितना है? 1 महीने का टाइम है। एनी एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन बाय द गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स अंडर आर्टिकल 200 इज अमेंडेबल टू जुडिशियल रिव्यू। अब समझिए 361 में क्या कह रहा है? 361 में कह रहा है कि अपने पद और दायित्व का निर्वहन करने के लिए आप किसी भी कोर्ट में उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह उन्मुक्ति है। यहां सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि यह जुडिशियल रिव्यू के दायरे में है कि आपने आर्टिकल 200 का प्रयोग करते हुए अगर विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किया है तो वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में है। मतलब न्यायपालिका उसका परीक्षण कर सकती है कि आपने सही किया कि गलत किया है। President should take a decision on the bills reserved for the consideration by the governor within 3 months। तो अब यहां पर राज्यपाल के लिए भी टाइमलाइन फिक्स हो गया कि भैया अगर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना है तो 3 महीने में कर दो। रिकंसिडरेशन के बाद विधानसभा से जब आया है तो 1 महीना में अनुमति देनी होगी। अब इसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व नहीं कर सकते। और प्रेसिडेंट के लिए भी टाइमलाइन बाउंड कर दिया कि जब गवर्नर आपके कंसिडरेशन के लिए बिल को भेजे तो आपको भी 3 महीने के भीतर ही उस पर फैसला लेना है। 201 कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको यह उन्मुक्ति है कि कुछ भी कर दें। तो प्रेसिडेंट के लिए कर दिया कि 3 महीना, जिस दिन आपने रिसीव किया उस दिन से 3 महीने का वक्त है उस पर डिसीजन लेने के लिए जो आपके कंसिडरेशन के लिए गवर्नर ने रिजर्व करके भेजा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? In case of any delay beyond this period, appropriate reasons would have to be recorded and conveyed। मतलब अगर इस पीरियड के बाहर, 3 महीना के बाहर और डिले हो रहा है तो उसका उचित कारण बताइए, ऑन रिकॉर्ड कन्वे कीजिए कि भैया इस वजह से अभी एसेंट नहीं दिया गया है। तो ये 8 अप्रैल का वर्डिक्ट का सार था, जिसमें आर्टिकल 200 और 201 में जो टाइम फ्रेम्स नहीं दिए गए हैं उसको टाइम बाउंड किया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर के लिए भी 3 महीने का टाइम है बिल को रिजर्व करने के लिए, कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के। और अगर वापस लौटाता है विधानसभा को और विधानसभा फिर से पास करके भेजती है तो 1 महीने का टाइम है एसेंट देने के लिए। उसमें ज्यादा ऑप्शन है नहीं आपके पास। दूसरी बात, प्रेसिडेंट के पास जब चला गया रिजर्व होके तो अब प्रेसिडेंट के पास भी 3 महीने का वक्त है। और 200 के तहत गवर्नर के जो एक्शंस होंगे वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में होंगे। ये फैसला आया था आर्टिकल 142 के तहत। 142 जिसमें विशाखा गाइडलाइंस आप पढ़ते हैं कि जब कोई कानून अवेलेबल नहीं था सेक्सुअल हैरेसमेंट से रोकने के लिए वर्क प्लेस पर महिलाओं के, तो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा का गाइडलाइन दिया। तो आर्टिकल 142 के तहत दिया। और 142 में एक शब्द है कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई भी डिक्री या ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। और उस डिक्री या ऑर्डर का महत्व कितना होगा? जैसे पार्लियामेंट से जो लॉ बनता है उसका महत्व होगा। इसीलिए जब तक पोश एक्ट नहीं आ गया तब तक के लिए विशाखा गाइडलाइन ही कानून की तरह काम कर रहा था। तो आर्टिकल 142 में कंप्लीट जस्टिस की बात की गई है और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री या ऐसा आदेश जारी कर सकता है जो जरूरी है कंप्लीट जस्टिस के लिए, संपूर्ण न्याय के लिए। इसका मतलब यहां सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से, इसको अभी एक टर्म आ रहा था न्यूक्लियर मिसाइल है ये, इस पर खूब डिबेट हुआ है आर्टिकल 142 पे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास असीमित ताकत है। आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस के नाम पर वो कुछ भी कर सकता है। तो कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई भी डिक्री और ऑर्डर कर सकता है। और एनी डिक्री सो पास्ड और ऑर्डर सो मेड
शैल बी इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऐसा कोई भी आदेश या डिक्री पूरे देश के टेरिटरी में, जितने देश का राज्य क्षेत्र जहां तक है, उसमें लागू होगा, इन्फोर्सेबल होगा। दूसरी बात, इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक उसी तरह लागू होगा जैसे पार्लियामेंट का कोई कानून लागू होता है। तो ये जो 8 अप्रैल वाला जजमेंट है, ये आर्टिकल 142 के तहत है और इसलिए आर्टिकल 142 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए 14 पॉइंट्स जिस पर राष्ट्रपति ने पूछा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट महोदय बताइए कि ये हमारे पॉइंट्स हैं, इस पर आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है, प्रेसिडेंट भी मानने से मना कर सकता है जब ओपिनियन है। लेकिन क्या क्या पूछा सुप्रीम कोर्ट ने से पूछा गया है आर्टिकल 143 के तहत कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन क्या क्या हैं गवर्नर के पास जब आर्टिकल 200 के तहत कोई बिल पहुंचे। हमने देखा ना भाई, आर्टिकल 200 क्या कहता है, एसेंट दे सकता है, एसेंट रोक सकता है, कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के, और अगर मनी बिल नहीं है तो वापस कर सकता है हाउस को। यही 4 बातें थी। तो पूछा गया है कि भैया आप बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक विकल्प क्या क्या हैं जब आर्टिकल 200 के तहत पहुंचेगा बिल गवर्नर के पास। और ऑब्वियसली ये तमिलनाडु के गवर्नर की बात नहीं हो रही है, ये तो हर राज्य के बारे में बात हो रही है। फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर सवाल खड़ा हुआ है। दूसरा, क्या गवर्नर बाउंड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस से? ये सारे जो ऑप्शन आर्टिकल 200 के तहत हैं, क्या सब में बाउंड है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेगा वही आपको करना है, या उसके पास कुछ डिस्क्रिशन है? तीसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन बाय द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज जस्टिसिएबल। क्या जो आर्टिकल 200 में विवेकाधीन शक्ति छिपी हुई है राज्यपाल के लिए, राज्यपाल उस हिसाब से अगर कोई निर्णय लेता है तो क्या इसके लिए न्यायालय में वो प्रश्नगत होगा? चौथी बात, आर्टिकल 361 जिसमें इम्यूनिटी हमने देखा ना कि अपने पद और दायित्व का निर्वहन करते हुए किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं। तो चौथी बात पूछा गया है कि आर्टिकल 361 जो संविधान का है, क्या एक एब्सोल्यूट बार जुडिशियल रिव्यू पर नहीं लगाता इन रिलेशन टू द एक्शंस ऑफ ए गवर्नर अंडर आर्टिकल 200? ठीक है, क्या आर्टिकल 361 200 के तहत जो भी डिसीजन ले रहा है गवर्नर, उसका जुडिशियल रिव्यू करने से आपको नहीं रोक रहा? वो उन्मुक्ति दी गई है ना 361 में, तो आप जुडिशियल रिव्यू कैसे कर सकते हैं? चौथा सवाल ये पूछा गया है। पांचवा, क्या टाइमलाइन इंपोज किया जा सकता है जुडिशियल ऑर्डर के तहत? क्योंकि संविधान में तो कोई टाइमलाइन दिया ही नहीं गया है आर्टिकल 200 में, ना 201 में दिया गया है। तो जुडिशियल ऑर्डर के तहत कोई टाइमलाइन इंपोज किया जा सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट इसके लिए पावरफुल है इतना? कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 201, क्या यह भी जस्टिसिएबल है? जैसे 200 में पूछा गया है ना कि भाई जो डिस्क्रिशन 200 में है, क्या वो जस्टिसिएबल है, वाद योग्य है, क्या न्यायालय में प्रश्नगत किया जाएगा उसके लिए? वैसे ही आर्टिकल 201 में जो प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन है, वहां तो कोई टाइम फ्रेम भी नहीं दिया है, तो क्या जस्टिसिएबल है? क्या टाइमलाइन इंपोज किया जा सकता है 201 के मामले में जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू? वही सवाल जो राज्यपाल के लिए पूछा गया है, राष्ट्रपति के लिए पूछा गया है। प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू सीक एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट under article 143 of the constitution of India and take the opinion of the supreme court when the governor reserves a bill for the president's assent or otherwise। ये कह रहे हैं, इस सवाल में पूछा गया है कि जब राज्यपाल प्रेसिडेंट के लिए किसी बिल को रिजर्व कर देता है तो क्या प्रेसिडेंट, और ध्यान रखिए आर्टिकल 143 हमेशा और हमेशा सिर्फ केंद्र सरकार के पास ये सहूलियत है, राज्य की सरकारें नहीं पूछ सकती हैं 143 के तहत सवाल सुप्रीम कोर्ट से। यूनियन ही पूछ सकता है, संघ ही पूछ सकता है। तो पूछा गया है कि जब प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करने के लिए आ गया है बिल, रिजर्व हो गया है बिल, प्रेसिडेंट के पास आ गया है,
तो क्या प्रेसिडेंट को आर्टिकल 143 के तहत पहले सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए कि आप अपनी राय दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए इस पर? अगला, क्या यह परमिसिबल है फॉर द कोर्ट्स कि जुडिशियल एजुकेशन कंटेंट ऑफ द बिल पर करे? बिल के भीतर जो चीजें हैं क्या उस पर निर्णय ले सकती है कोर्ट? और वो भी तब जब अभी लॉ बना ही नहीं। अभी क्या हुआ, बिल पास होकर कानून नहीं बना है। जुडिशियल रिव्यू हमने आर्टिकल 13 में पढ़ा है ना कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा राज्य के द्वारा जो मूल अधिकारों को छीनता हो, कम करता हो। कानून बनाया जाएगा। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? कानून की समीक्षा कर सकता है कोर्ट। यहां पूछा जा रहा है अभी तो कानून बना ही नहीं है, बिल पास ही नहीं हुआ है। बिल तो अभी विधायिका से पास होकर गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास है, अभी उस पर साइन नहीं हुआ है, एसेंट नहीं हुआ है। तो क्या कानून बनाने के पहले आप क्या जुडिशियल ऑर्डर के तहत उसमें निर्णय ले सकते हैं? क्या स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधानसभा द्वारा बनाया गया कोई कानून बिना राज्यपाल के ग्रांट किए हुए, बिना राज्यपाल के एसेंट के कानून बन सकता है? स्टेट अभी तक हमने क्या पढ़ा है, बिल कैसे पास होकर एक्ट बनता है? बिल पास होकर एक्ट बनता है, ये सेंटर के लेवल पर हो, संसद के लेवल पर हो या राज्य के विधानमंडल के लेवल पर हो। बिल पास होता है, फिर गवर्नर के पास जाता है, उस पर उसका एसेंट होता है, तब वो कानून बनता है। बिल पास होता है संसद से, फिर जाता है लोकसभा राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास, तब जाकर उस पर उसका एसेंट होता है, तब जाकर कानून बनता है। सवाल यह पूछा गया है कि क्या राज्य की विधानसभा ने जो विधेयक, कानून पास कराया वो बिना एसेंट ऑफ द गवर्नर के कानून के रूप में मान्य हो सकता है? तमिलनाडु वाले केस में यह भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 10 बिल लटकाए रखे हैं आप, ये मान लिया गया कि ये कानून बन गया, मान लिया गया कि आपकी सहमति हो गई। तो ये भी सवाल पूछा गया है। Is it not mandatory for any bench of this honorable court to first decide as to whether the question involved in the proceedings before it is of such a nature which involves substantial questions of law as to the interpretation of constitution and refer to it to a bench of minimum 5 judges? मतलब आर्टिकल 145(3) क्या ये कोर्ट के लिए अनिवार्य नहीं है कि पहले इस बात को देख ले कि क्या सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, महत्वपूर्ण विधि का प्रश्न उसमें छिपा हुआ है, और क्या कम से कम 5 जजेस की बेंच को ऐसे केसेस को सॉल्व करना चाहिए, ऐसे केसेस पर वर्डिक्ट लेना चाहिए? यहां तो 2 जजों की बेंच ने ले लिया। डू द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस of the Constitution of India limited to matters of procedural law, or Article 142 of the Constitution of India extends to issuing direction, passing orders which are contrary to or inconsistent with existing substantive or procedural provisions? पूछा गया है ये कि आर्टिकल 142 के तहत क्या प्रक्रियागत कानूनों की ही समीक्षा की जा सकती है? समीक्षा इन द सेंस प्रक्रियागत कानूनों को ही डील किया जा सकता है, या फिर 142 का ताकत जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं या एग्जिस्टिंग प्रक्रियागत जो प्रावधान हैं उसमें भी हस्तक्षेप करने का है? Does the Constitution bar any other jurisdiction of Supreme Court to resolve disputes between the Union and the state governments except Article 131? Article 131 में जो मूल अधिकारिता है, क्या उसको छोड़कर सेंटर और स्टेट के बीच डिस्प्यूट सुलझाने के लिए क्या संविधान में कहीं मनाही है? कुछ मना किया गया है, कहीं बार है? तो ये सारे जो सवाल हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 14 सवाल पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट से
और पूछा किस में गया है, आर्टिकल 143 में। तो ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, ये जो 14 पॉइंट्स हैं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और नज़र किस पर बना के रखनी है, सुप्रीम कोर्ट क्या ओपिनियन देता है, ओपिनियन देने से मना करता है, और अगर ओपिनियन देता है तो फिर क्या ओपिनियन देता है। और दूसरी बात, क्या वो 2 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट उसको रोल बैक करेगा। ये सारे सवाल हैं जिस पर नज़र बना के रखनी है। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि पूरी बात आपको समझ में आई होगी। शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।